हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। और उन दोनों लेक्चर के अंदर हमको इस चीज़ का तो पता चल गया था कि किस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बनी है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़े थे। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि किस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बनी और उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया। अर्ली अटेम्प्ट्स के अंदर हमने देखा कि जो एटॉमिक मास था वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन जब हमने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई उसके अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा या जिसके बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल बनाई वो था हमारा एटॉमिक नंबर। अब हमने हमारी पीरियोडिक टेबल बना ली है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हमारी पीरियोडिक टेबल में से। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं किस टॉपिक के अंदर। ये सारी चीज़ें सीखेंगे अपन ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल या ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ट्रेंड्स का मतलब क्या है? ट्रेंड्स का मतलब बेसिकली ये है कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट अरेंज किए गए हैं, किस तरीके से वो हमारी हेल्प करती है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को बताने में, और किस तरीके से जब भी हम किसी एलिमेंट को चूज़ करते हैं पीरियोडिक टेबल में से तो वो एलिमेंट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे? ट्रेंड्स के अंदर देखने वाले हैं। अगर अपन बात करें ट्रेंड्स की तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो हमने इसी चीज़ को बताया है कि सिंस द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देयरफॉर विद इन द सेम पीरियड एलिमेंट शोज अ वेरिएशन बोथ इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम उसके अंदर इसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से जब हम ग्रुप्स के अंदर मूव करते हैं और जब हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं तो जो एलिमेंट है वो किस तरीके से अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो हमारी जो पीरियड है उसके अंदर हमने कल देखा था कि पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सबके अंदर नंबर ऑफ शेल्स तो सेम होती हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंटिन्यूसली एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करता जाता है? चेंज होता जाता है। और जब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो वो चेंज करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या तो केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों ही उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस या तो दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड और लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड तो उन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमको बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो दोनों के अंदर नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब ट्रेंड्स के अंदर अपन क्या देखेंगे? ट्रेंड्स के अंदर अपन इसी चीज़ को सीखेंगे कि जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट्स अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इतना चेंज क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसी तरीके से देखा जाए अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर अपन जब मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो अपन मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। ऑन द अदर हैंड within the group the element have the same outermost electronic configuration, therefore the chemical properties are similar। जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो ग्रुप के अंदर मूव करते हैं अपन टॉप टू बॉटम। कल हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। ठीक है, हमेशा सेम रहने की वजह से जो हमारे ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन कंटिन्यूसली जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एक एक शेल इंक्रीज होती जाती है। तो शेल का उसके अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर हम ग्रुप्स की तो ग्रुप्स के अंदर यही पॉइंट हमको यही बता रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? रेगुलर वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलेगा। लेट अस डिस्कस द ट्रेंड्स इन सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स।
डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। अब अपन जो प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, ये जितनी भी चीजें अपन ने शुरू के पॉइंट्स में देखी हैं, ये पीरियड्स के अंदर हमको ये चीज देखने के लिए मिलती है, ग्रुप के अंदर हमको ये चीज देखने के लिए मिलती है, तो ये चीज देखने के लिए क्यों मिलती है, इस सारी जितना भी हमारा कंफ्यूजन है या जितनी भी हमारी चीजें हैं, उनको विद रीजन हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, ट्रेंड्स के अंदर। तो एक एक करके अपन ट्रेंड्स देखेंगे। जैसे इसके अंदर अपन वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, अपन एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे, अपन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे ट्रेंड्स आते हैं और इन सारी चीजों को अपन देखने वाले हैं किसके अंदर, ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर वो अपन ट्रेंड देखेंगे वैलेंसी का। वैलेंसी सबको ही जानता है क्या होता है। वैलेंसी होती है हमारी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को अपन ने शुरू में डिस्कस किया भी था कि जो हमारी वैलेंसी होती है हम उसे किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल की जो वैलेंसी होती है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं, और किस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन सा हमारा मेटल होगा, कौन सा हमारा नॉन मेटल होगा। ये सारी चीजें अपन ने एक पार्ट में डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन मैंने यहाँ पे भी किया है, उसको भी देख लेते हैं। वैलेंसी की अगर बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है वैलेंसी की। वैलेंसी में भी डिफाइन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम और द एलिमेंट with the atom of the other element in order to acquire the electron। ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन इन सम एक्सेप्शनल केसेस, ड्यूप्लेट रूल इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है हमारी वो पर्टिकुलर नंबर जिससे कि जब भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ये हमको कौन बताता है बेटा, वैलेंसी बताती है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, मैं वापस से रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है x और एक है हमारा y। x का एटॉमिक नंबर है बेटा 11, y का एटॉमिक नंबर है बेटा 16। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या क्या कैलकुलेट करनी है। पहली चीज तो मुझे ये बतानी है कि ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। जब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता कर लेंगे तब हम उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 1। ठीक है, y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 6। ठीक है, मेटल्स को हम किस तरीके से पहचानते हैं, मेटल को पहचानने का तरीका है, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो हमारा पर्टिकुलर क्या होता है, मेटल होता है। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा, मेटल हो गया। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो हमें अब ये चीज पता चल गई है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। इसके बाद वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, अगर वो हमारा मेटल है तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हमारा एलिमेंट नॉन मेटल है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो कैलकुलेट करने का तरीका है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 दैट इज 2। तो y की जो वैलेंसी निकली वो तो निकली 2 क्योंकि वो एक नॉन मेटल था, और x की वैलेंसी निकली 1 क्योंकि वो एक मेटल था। अब हमारे पास क्या आ गई है, वैलेंसी आ गई है। अब वैलेंसी क्या होती है ये तो हमें क्लियर हो गया है। अब जब पीरियड के अंदर मूव करेंगे और ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो वैलेंसी के अंदर किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं वो चीज अपन देख लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप। अगर जब हम ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारी जो वैलेंसी है उसके अंदर किस तरीके के वेरिएशन आएंगे वो देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप हैव द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम, दे देयरफॉर हैव सेम वैलेंसी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे, ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो किस तरीके से मूव करेंगे, अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जब अपने ग्रुप के अंदर मूव किया, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप, जितने भी एलिमेंट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है,
सेम होती है। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है? जो उसकी आउटर मोस्ट शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वजह से जो उनकी वैलेंसी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। मतलब ये है जितने भी हमारे ग्रुप के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है सबकी वैलेंसी हमारी क्या होगी? सेम होगी जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जो पहला ट्रेंड है वो है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी के अंदर क्या चीज हमको पता चल रही है कि जब हम हमारे ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। क्यों होती है सेम? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होंगे। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी वैलेंसी का कैलकुलेशन है हर बार क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। क्यों निकलेगा सेम? क्योंकि जो हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे ही करते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर जितनी भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं सबकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो उनका वैलेंसी का कैलकुलेशन होगा वो हर एक एलिमेंट के लिए सेम होगा। जैसे अपन करके देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिथियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका दैट इज 2 और 1। ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? दैट इज 2 8 और 1। ठीक है। सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ रहे हैं? 1 1 आ रहे हैं तो सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 1 1 हो जाएगी। सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं। सेकंड ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो बेरिलियम जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? दैट इज 2 2। मैग्नीशियम का 12 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? 2 8 2। ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 20 है तो हो जाएगी 2 8 8 और 2। तो सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सबकी जो हमारी वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? 2 2 2 दैट इज 2 ही रहेगी। तो जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं इन ग्रुप्स के अंदर सबकी वैलेंसी क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। ठीक है। ये बात अपन यहाँ की करते हैं। अगर अपन यहाँ की भी बात करें तो यहाँ पे भी सेम यही चीज देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होगा क्या? 5 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 और 3। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको सब जगह क्या मिल रहे हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे भी जो वैलेंसी रहेगी वो हमारी सेम ही रहेगी। तो सीधी सी चीज है वैलेंसी के बारे में कि जब अपन ग्रुप के अंदर मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो हमारी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का क्या है बेटा? सेम है। चलिए अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियड। जब अपन पीरियड के अंदर मूव करेंगे तब हमको क्या चीज देखने के लिए मिलेगी? चलिए यहाँ पे देखिए, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियड। Since the element present in the period do not have the same number of valence electron, they show different valencies of the element present in the third period are। देखो यहाँ पे जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, जैसे हमने ये वाला पीरियड लिया है सोडियम दैट इज थर्ड पीरियड, हमने ये थर्ड पीरियड लिया है उसके यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं किस तरीके के? दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। ये हमारी क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इस साइड में मूव करेंगे अपन। ठीक है। जब हम इस साइड में मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? जो वैलेंसी है होगी वो क्या होगी? कंटिन्यूअस चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा? चेंज होगा। ग्रुप्स के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर चेंज होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती थी, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते थे ग्रुप्स के अंदर वो सेम रहते थे। लेकिन पीरियड के अंदर ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती है। पीरियड के अंदर जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं बेटा? चेंज होते हैं। कंटिन्यूअसली जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है। इस वजह से उसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या हो जाती है बेटा? डिफरेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 281, मैग्नीशियम का होगा 282, एल्युमिनियम का होगा 283, सिलिकॉन का होगा हमारा 284। इस तरीके से ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ेगी। आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इस सिलिकॉन में फिर 4 आ गए, फॉस्फोरस में फिर 5 हो जाएंगे, सल्फर में फिर 6 हो जाएंगे, क्लोरीन में 7 हो जाएंगे और आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अगर अपन आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। और सीधी सी बात हम जानते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो वैलेंसीज के अंदर क्या आएंगे बेटा, डिफरेंसेस आएंगे। जहां पे हमारा सोडियम की वैलेंसी होगी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2, एल्युमिनियम की होगी 3, सिलिकॉन की होगी 4, फास्फोरस की हो जाएगी हमारी क्या वैलेंसी, क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो जो हम इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, 8 - 5 से करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का नॉन मेटल हो गया। तो 8 - 5 दैट इज 3, सल्फर की हो जाएगी देन 2, क्लोरीन की हो जाएगी 8 - 7 दैट इज 1 और आर्गन की हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हमारी वैलेंसीज के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 जो आई वो शुरू में किस तरीके से आई, जो हमारे मेटल्स की वैलेंसी थी, सिलिकॉन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, 8 - 4 4 आ गई। उसके बाद जो हमारी नॉन मेटल्स की वैलेंसी वाला दौर चलना चालू हो गया, तो नॉन मेटल की वैलेंसी निकलेगी 8 - 5 से, सल्फर की निकलेगी 8 - 6 से, क्लोरीन की निकलेगी 8 - 7 से और आर्गन की निकलेगी 8 - 8 से। तो इसके अंदर हमको क्या ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, शुरू में तो इंक्रीज होती है, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होना चालू हो जाती है। तो इसके अंदर यही चीज तो देखी, पहले तो इंक्रीज हुई दैट इज 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1 0। तो शुरू में तो वैलेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई और उसके बाद धीरे धीरे वैलेंसी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। तो ये हमारे वैलेंसी का ट्रेंड देखने के लिए मिलता है जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो हमारी स्टार्ट होती है वो तो स्टार्ट होती है मेटल से, धीरे धीरे अपन किसके अंदर, किस जोन के अंदर जाने चालू हो जाते हैं, नॉन मेटल के जोन के अंदर अंदर जाना चालू हो जाते हैं। तो जहां पे शुरू में जो हमारी वैलेंसी कैलकुलेट होती है वो वैलेंसी कैलकुलेट होती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे। जैसे जैसे अपन मूव करते हैं और नॉन मेटल के जोन में जाते हैं तो वहां पे जो वैलेंसी कैलकुलेट होती है वो होती है 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस करने की वजह से। इस वजह से कंटिन्यूसली वैलेंसी के अंदर डिक्रीमेंट आना चालू होता है और जो वैलेंसी है वो हमारी 0 तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लास्ट में आता है आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 2 8 और 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 8 दैट इज 0, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 0। तो अपन ये बोल सकते हैं thus on moving along the period valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0। तो जब भी अपन पीरियड के अंदर मूव करेंगे, चाहे किसी भी पीरियड में मूव करें, तो हमारा जो वैलेंसी का पैटर्न रहेगा या जो वैलेंसी का ट्रेंड रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। शुरू में तो वो इंक्रीज होगी, उसके बाद वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी और कब तक डिक्रीज होगी, 0 तक डिक्रीज होगी, क्योंकि हर एक पीरियड के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो एक तरीके की नोबल गैस है और जो नोबल गैस है उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है ड्यू टू इट्स कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसका कॉन्सेप्ट, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो ग्रुप के अंदर जब अपन मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो जो हमारी वैलेंसी है उसके अंदर किसी भी तरीके का फर्क नहीं आता है, वो हमारी सेम रहती है। और जब अपन पीरियड के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारी वैलेंसी पहले तो इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होती है बेटा, डिक्रीज होना चालू हो जाती है। तो ये हमारा पहला ट्रेंड है जो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, क्वेश्चन हमारे इसी तरीके के बनने वाले हैं जो चीज अपन ने पढ़ी है कि बताइए जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वैलेंसी में किस तरीके का फर्क देखने के लिए मिलेगा, या जब हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे टॉप टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमको किस तरीके से वैलेंसी के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो ग्रुप नंबर बता के पीरियड नंबर बता के उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी पूछ ले। तो ये सारी चीजें अपन ने अब सीख ली है। चलिए नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट
ट्रेंड है हमारा, दैट इज अवर एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले जो अपन चीज सीखेंगे वो चीज ये सीखेंगे कि एटॉमिक साइज होता क्या है। एटॉमिक साइज हम बोलते किसको है? एटम का डायग्राम सबने ही बनाया होगा, जो एटम का डायग्राम सबको पता भी होगा। अपन यहाँ पे एटम का 2D स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो बीच में तो होता है हमारा न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होती है हमारी शेल्स। ठीक है, सबको ये वाला डायग्राम तो पता ही होगा, एटम का ये 2D स्ट्रक्चर है जो हमको बोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो इसी के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक साइज होता क्या है। एटॉमिक साइज की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक साइज का मतलब है एटम का साइज। एटम का साइज किस तरीके से अपन निकालते हैं या होता क्या है? एटम का साइज होता है ये वाला पार्ट, वो वाला पार्ट या वाली डिस्टेंस जो होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, वो उस पर्टिकुलर एटम का क्या कहलाती है बेटा? साइज कहलाती है। किसके बीच का डिस्टेंस? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सॉरी, वो हमारा क्या कहलाता है? उस पर्टिकुलर एटम का साइज कहलाता है। और यही हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक साइज कहलाता है। अब एटॉमिक साइज किस तरीके से ग्रुप और पीरियड के अंदर चेंज होता है या उसमें डिफरेंसेस आते हैं, वो चीज अपन पढ़ेंगे। थोड़ी सी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, इफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी स्फीयर देन इट्स एटॉमिक साइज रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियस। अगर हमारा एटम एक तरीके का स्फीयर है तो जो उसका एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? उसके रेडियस से अपन क्या करेंगे? उस एटॉमिक साइज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल containing the electron in the isolated atom। ठीक है, क्या बोल रहा है? एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज है हमारा ये वाला पार्ट, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक साइज कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम का अगर हमको एटॉमिक साइज निकालना है तो हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी एटॉमिक साइज कहलाएगी। ठीक है, चलो, तो बेसिकली जो इसके अंदर चीज याद रखनी है वो हमको यही याद रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाएगी? एटॉमिक साइज ऑफ द एटम कहलाएगी। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कुछ भी डिफरेंसेस आएगा या उसके अंदर कुछ भी हलचल होगी तो हमारे एटॉमिक साइज पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे वेरिएशन की, कि किस तरीके से पीरियड के अंदर मूव करते हैं और जब हम ग्रुप्स के अंदर मूव करते हैं तो हमारे एटॉमिक साइज के अंदर डिफरेंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो अपन बात करते हैं वो करते हैं वेरिएशन इन द पीरियड। जब अपन पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज के अंदर किस तरीके के इफेक्ट्स आएंगे। चलिए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर हमको पता चल गया कि जब अपन पीरियड के अंदर मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारा एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को अच्छे से आप याद रखेंगे कि जब अपन पीरियड के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे पीरियड में मूव करते जाएंगे एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड आर। ठीक है, तो हमको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, ये हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड में हमारे लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन होता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है और फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक साइज था वो 152 पिकोमीटर था, बेरिलियम का फिर घट के 111 पिकोमीटर रह गया, बोरॉन का 88 पिकोमीटर, कार्बन का 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 66 और फ्लोरीन का 42 पिकोमीटर पे आ गया। मतलब कंटिन्यूसली हम देख पा रहे हैं जैसे ही अपन ने मूव करना चालू किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड तो कंटिन्यूसली जो एटॉमिक रेडियस था वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो जो ट्रेंड है हमारा वो ट्रेंड क्या रहेगा कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। किस तरीके से इंक्रीज होगा? लिथियम का तो है 3, बेरिलियम का कितना है? 4। ठीक है, उसी तरीके से बोरोन का है 5, कार्बन का है 6, नाइट्रोजन का है 7 एंड सो ऑन। तो हमारा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहे हैं? अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहे हैं बेटा? प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इंक्रीज हो रहे हैं?
प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते जाएंगे, और हम प्रोटॉन जानते हैं कि वो हमारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब देखो यहाँ पे लिथियम का अगर हम एटॉमिक डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज दो शेल्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है किसका, एटम का, दैट इज अवर न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तीन प्रोटॉन प्रेजेंट है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन अगर बात बेरिलियम की करें तो बेरिलियम का कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, 4 तो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर हमारे क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बात करें अगर अपन बोरॉन की तो बोरॉन का कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसके अंदर 5 तो हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और इसके अंदर 5 हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो कंटिन्यूसली अपन देख पा रहे हैं, क्या चीज नोट की हमने इसके अंदर हमने ये चीज नोट की कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी थी, 1, यहाँ पे कितनी हो गई 2, यहाँ पे कितनी हो गई 3, एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यूसली आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज अवर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो हमारे प्रोटॉन है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वो भी क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोटॉन्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और हम ये चीज जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा उसी वजह से कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिथियम में है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ के हमारा बेरिलियम में हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था एक प्रोटॉन, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे 4 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कंटिन्यूसली हमारी आउटर मोस्ट शेल पे क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। सो अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो अंदर की तरफ दबना चालू हो जाएगी, और जब वो अंदर की तरफ दबेगी तो कौन सा डिस्टेंस कम होगा, हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली हमारा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और एक बार अगर ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो जब अपन पीरियड के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी वजह से हमको हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो आई थिंक आपके रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज हमारा इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इंक्रीज होना, और वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली एटम के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। किसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने आप को, वो आउटर मोस्ट शेल को जो न्यूक्लियस है या जो प्रोटॉन्स है वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और जो ये साइज है वो हमारा छोटा होता चला जाएगा। यही कारण है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, आई थिंक आपके ये रीजन समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं, यहाँ अपन बात करते हैं अपने पीरियड की ही थोड़ी सी और देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट्स लिखा है, that is on moving from left to right in the period the electrons are being gradually added in the same shell which is in the valence shell। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है जो चीज अपन ने पढ़ी है। So since the nuclear charge number of protons increases from left to
right, the electrons experience more force of attraction towards the nucleus. As the result, atomic radius of the element decreases from left to right. वही चीज अपन ने यहाँ पे लिख रखी है, जो चीज अभी अपन ने यहाँ पे समझी है. तो जैसे जैसे अपन पीरियड में मूव करेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. क्यों होगा, उसका ये रीजन है हमारा. चलिए अब बात करते हैं वेरिएशन इन दी ग्रुप की, कि एटॉमिक साइज ग्रुप के अंदर किस तरीके से वेरिएशन शो करता है. चलिए यहाँ पे देखिए, जब अपन ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप में अपन किस तरीके से मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं. ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1. लिथियम का क्या है, 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 1. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 1. पोटेशियम का 19 है, तो इसकी हो जाएगी 2 8 8 1. इस तरीके से कंटिन्यूसली हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो जितनी भी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसके अंदर हमको क्या चीज समझ में आ रही है, क्या चीज हमको दिख रही है, कंटिन्यूसली जो हमारी शेल्स हैं वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ शेल्स थी, 1 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ पे कितनी 3, और यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई. मतलब जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, 1 1 से इंक्रीज हो रही है. हाइड्रोजन के अंदर 1 शेल थी टोटल, लिथियम के अंदर 2 शेल हो गई, सोडियम के अंदर 3 शेल हो गई, पोटेशियम के अंदर 4 हो गई. जब हम रूबीडियम पे आएंगे तो 5 हो जाएंगी, जब सीजियम पे आएंगे तो 6 हो जाएंगी, और जब फ्रेंसियम पे आएंगे तो 7 हो जाएंगी. तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हमारी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है. अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है मतलब क्या जुड़ रहा है, आउटर मोस्ट शेल जुड़ रहा है. ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस. अगर अपन बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली हमारा क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा. देखो यहाँ पे डिस्टेंस ये था, यहाँ पे डिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस ये हो गया. आई थिंक देख पा रहे होगे आप. तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्योंकि हमारी हमेशा नई शेल ऐड होती है, इसकी वजह से जो हमारा रेडियस है, या मैं बोलूं जो एटॉमिक रेडियस है, वो भी कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या चीज इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. किस किस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. और जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है इसका मतलब एटॉमिक साइज भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हर एक मेंबर की एक एक्स्ट्रा वैलेंस शेल ऐड हो जाती है उसके अंदर. ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप्स के अंदर अपन पढ़े, द एटॉमिक साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे यही चीज लिखी है कि जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है डाउन द ग्रुप वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक रेडियस है 152, उसके बाद सोडियम का 190 हो जाएगा, पोटेशियम का 235, रूबीडियम का 248 और सीजियम का 262 एंड सो ऑन. इस तरीके से कंटिन्यूसली जो एटॉमिक साइज है वो हमारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा. रीजन अपन ने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी उसको देख लेते हैं. दैट इज इन ग्रुप एज वी मूव डाउनवर्ड्स देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल बाय 1. जैसे जैसे अपन नीचे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे जो शेल है, या जो मैं बोलूं जो आउटर मोस्ट शेल है, वो उसके अंदर क्या हो जाती है, एक नई शेल ऐड हो जाती है. मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर एक शेल का इजाफा हो जाता है. सो एग्जाम्पल के अंदर वही हमने लिथियम का एग्जाम्पल लिया है. जो लिथियम है उसके अंदर 2 शेल्स हैं, जो सोडियम है हमारी उसमें 3 शेल्स हैं, और सो ऑन. Thus, as the number of shell increases, the distance between the center of the nucleus and the electron present in the valence shell increases. Therefore, the atomic size will increase. Simple सा फंडा है कि जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्योंकि हमारी आउटर मोस्ट शेल इसमें इंक्रीज हो जाती है 1 के नंबर से, तो जो इनके बीच में डिस्टेंस है, किसके बीच में डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. और जब वो इंक्रीज होगी तो हमारा
जब वो इंक्रीज होगी तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज हमारा इस तरीके से रोल प्ले करता है किसके अंदर, पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। पीरियड के अंदर जब अपन मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है ड्यू टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में होता है। और जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो हमारा जो साइज होता है वो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में हमारी एक नई आउटर मोस्ट शेल ऐड हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ ली है, एक तो पढ़ लिया है वैलेंसी और एक पढ़ लिया है हमने एटॉमिक साइज। अब अपन मूव करते हैं थर्ड ट्रेंड की तरफ, दैट इज अवर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्षमता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था तब अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारी क्या होती है बेटा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होती है। अगर कोई एलिमेंट बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ऑन दी अदर हैंड कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो अब इस चीज को अपन देखने वाले हैं किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि जब अपन पीरियड के अंदर मूव करते हैं और जब अपन ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है। चलिए वेरिएशन इन द पीरियड, तो डायरेक्ट अपन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपन ने समझ लिया है, तो इसका पीरियड के अंदर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। पीरियड की बात करें, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे अपन पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, हमको उसका रीजन पता है। एंड हेंस टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब सीधी सी बात है, सीधी सी चीज है, उसको करेक्ट कीजिए कि अगर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लग रहा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे लगा रहा है। अब कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे अपन पीरियड में मूव करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे अपन पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करेगा और वो उस एटम को ना छोड़ पाने वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अपन पीरियड के अंदर मूव करेंगे वैसे वैसे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली क्षमता क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑलमोस्ट नील हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा हाई है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो यही चीज इसके अंदर है, दैट इज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है एंड हेंस द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। ठीक है, और कौन सी टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। अब हम इतना तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो सीधी सी बात है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे होंगे तो जैसे जैसे अपन नॉन मेटल वाले सेक्टर के अंदर जाते जाएंगे या नॉन मेटल वाले जोन में जाएंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर नेचर एटम शो करना चालू कर देगा। तो जैसे जैसे अपन
किसके अंदर मूव करेंगे, पीरियड में मूव करेंगे, तो thus on moving from left to right in a period the metallic character decreases while the non metallic character increases। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे अपन पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि अपन धीरे धीरे नॉन मेटल वाले जोन में आते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा पीरियड है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1, इसमें कितने हो गए 2, सॉरी देखो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा हमारा 2 8 और 1, मैग्नीशियम का होगा 2 8 और 2। ठीक है, उसी तरीके से फिर अपन यहाँ एल्युमिनियम पे आएंगे तो 2 8 और 3, फिर सिलिकॉन पे मूव करेंगे तो 2 8 और 4, फास्फोरस पे मूव करेंगे तो 2 8 और 5, फिर सल्फर पे मूव करेंगे तो 2 8 और 6 और सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें 3 हुए, इसमें 4 हुए, इसमें 5 हुए, इसमें 6 हो गए। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो मेटल लूज करने की जो टेंडेंसी है वो भी हमारी क्या होती जाएगी, कंटिन्यूसली डिफिकल्ट होती जाएगी। तो ये चीज जो है हमारी, दैट इज आउटर मोस्ट शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट हो जाएगा, जब 2 होंगे तो थोड़ी हमको इसमें दिक्कत आना चालू सॉरी तो जब इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो हमको थोड़ी सी दिक्कत आना चालू हो जाएगी, जब 3 होंगे तो दिक्कत और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जब 4 होंगे तो और ज्यादा, 5 होंगे तो और ज्यादा, और 6 होंगे तो और ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब अपन मूव करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमारा इंक्रीज होगा। दैट इज as we move down the group the atomic radius increases and the distance between the nucleus and valence electron also get increases। चलो यहाँ पे देखो, ये हमारी जो बात हुई थी, ये अपन ने मेटेलिक कैरेक्टर की बात की। अब अपन बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की जो बात करेंगे वो अपन दोनों के अंदर करेंगे, जब अपन पीरियड में मूव करेंगे उसकी भी करेंगे, जब अपन ग्रुप में मूव करते हैं तो उसकी भी करेंगे। या इस तरीके से देख लो, देखो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर की अपन ने बात की किसके अंदर, पीरियड के अंदर, ये जब अपन पीरियड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पीरियड में मूव कर रहे हैं तो अपन इसको देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, हाँ यहाँ पे थे अपन, सॉरी। ठीक है, मेटेलिक ऑफ दी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अपन पीरियड की बात चल रही थी। पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है जब अपन मूव करते हैं कहाँ पे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन हमको पता चल गया कि जब हम मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, और जब हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो धीरे धीरे अपन किस जोन में चले जाते हैं, नॉन मेटल के जोन में चले जाते हैं। और नॉन मेटल का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का है। इस वजह से पीरियड में मूव करने पर, जब अपन पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर अगर अपन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ग्रुप के अंदर क्या होगा हमारा, ये हमारे ग्रुप्स है। ठीक है, ये हमारे ग्रुप्स है, तो इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 1 by 1 क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब अपन ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है तो एटॉमिक रेडियस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में। अब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उतना ही इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना।
ठीक है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालते हैं या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या चीज़ शो कर रहा होता है, मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा होता है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा, और मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दैट इज वेरिएशन इन ग्रुप्स के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ऑन गोइंग फ्रॉम ग्रुप द मेटेलिक और द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या चीज इंक्रीज हो रही है, मेटेलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। As we move down in the group, atomic size gradually increases. Tendency of the element to lose the electron and form positive ion increases. As the force of attraction between the nucleus and the valence electron decreases, hence the metallic character or the electropositive character increases down the group. तो सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है हमारा, कि जब हम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे हो गए 3 ट्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेचर ऑफ द ऑक्साइड। नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स होती है हमारी जो मेटल्स होती है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और उस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। ऑन दी अदर हैंड जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और उसका जो नेचर होता है या तो वो होता है एसिडिक या वो होता है बेटा न्यूट्रल। चलिए वेरिएशन देख लेते हैं ग्रुप्स और पीरियड के अंदर। तो पहला देखते हैं अपन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड। So we can see that when we move from left to right in a period, basic nature of the oxide decreases and acidic character increases. सिंपल सा फंडा है जो अभी तक अपन देख पा रहे हैं। क्या चीज देख रहे हैं अपन, कि जब अपन पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो तो डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो वही सेम फंडा है कि जब अपन मूव करेंगे किसके अंदर, पीरियड के अंदर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अपन पीरियड में मूव करते हैं वैसे वैसे अपन नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और नॉन मेटल्स हमारे एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, तो बेसिक नेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर अपन बात करें वेरिएशन इन ग्रुप की, तो सिमिलरली ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस also causes the increase in the basic nature of the oxide। तो जब अपन ग्रुप के अंदर मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड भी इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा अपन उसी से रिलेट कर सकते हैं नेचर ऑफ द ऑक्साइड को, किससे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। तो यहाँ पे हमारे ये सारे वेरिएशन क्या होते हैं या सारे ट्रेंड्स क्या होते हैं, ओवर होते हैं, जिसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन भी देख लेते हैं जैसे कि कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, दैट इज the element x and y belong to the group first and third respectively in the same period। ठीक है, ये हमारा पीरियड है, इसके अंदर एक चीज तो फर्स्ट ग्रुप की है एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट हमारा किसका है, थर्ड ग्रुप का है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और एक एलिमेंट तो हमारा x मान लो, एक एलिमेंट हमारा क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, चलो उसके बाद the element x and y belongs to the group first and third respectively in the same period। period क्या है हमारा, सेम है। compare these with respect to metallic character। metallic character की बात करें तो अपन किसके अंदर मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर। पीरियड के अंदर जब अपन मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो x का मेटेलिक कैरेक्टर y की कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वही सिंपल चीज है, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसने हमको एक सिचुएशन दे दी, उसके अंदर हमको ये चीज बतानी है कि जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, तो x का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और y का क्या होगा, कम होगा,
क्योंकि जब अपन पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। साइज ऑफ द एटम की बात करें तो साइज ऑफ द एटम भी क्या होगा, x का ज्यादा होगा और y का कम होगा। क्यों होगा x का ज्यादा और y का कम, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो x का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होगा, y का क्या होगा बेटा, छोटा होगा। उसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड एंड देयर क्लोराइड्स, फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और क्लोराइड्स का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो बाय चांस अपन मान लेते हैं कि ये हमारा थर्ड पीरियड है, ठीक है, अपन ने इमेजिन कर लिया कि ये हमारा थर्ड पीरियड है, तो x हो जाएगा हमारा सोडियम और ये y हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम, ठीक है, अपन मान लेते हैं, ठीक है, इमेजिन कर लिया अपन ने। तो x हो गया हमारा सोडियम, y हो गया हमारा एल्युमिनियम। तो Na का अपन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा Na2O, ठीक है, और y का अपन जब करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज Y2O3, ठीक है, ये तो इसके ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें x को लेके तो इसका तो बन जाएगा X2O और इसका बन जाएगा Y2O3, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका क्लोराइड अपन देखें तो इसका क्या बन जाएगा, इसका तो सिंपल बन जाएगा NaCl, ठीक है, NaCl कैसे बनेगा, दैट इज XCl बन जाएगा। और Y का अपन देखें तो Y का एटॉमिक नंबर वैलेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी तो इसकी बन जाएगी YCl3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर क्या बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके नीचे आंसर है, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम x to y, एलिमेंट x इज बिगर देन y एंड XO XCl2 और X2O3 और YCl3 आर दी कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने इमेजिन कर लिया, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के बनते हैं जब हमारे ट्रेंड्स के बनाए जाते हैं, तो ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ हमको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कहाँ से पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी से भी कर सकते हो आप, आपके पास जो क्वेश्चंस की डीपीपीज हैं उससे भी कर सकते हो, किसी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डीपीपीज भी हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके अंदर प्रैक्टिस कर लेना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स भी कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपने जितना भी पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि अभी जो सिलेबस था वो बहुत ही ज़्यादा कट शॉर्ट हो गया था। तो चीज़ें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पॉइंट टू पॉइंट ही पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, और वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर आपने ये क्रैश कोर्स पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आई थिंक आपको केमिस्ट्री के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली। सो बच्चों, आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।